नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही कलह के बीच बीते एक हफ्ते में राहुल गांधी से उनकी दूसरी मुलाकात है। बता दें, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस यहां नेतृत्व परिवर्तन कर सकती है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को कमान सौंप सकती है। वहीं बघेल अपने समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली आए हैं और उन्होंने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। विवादित बयानों के बाद अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को ही पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू से कहा था कि वो अपने सलाहकार को हटाएं, नहीं तो पार्टी को हटाना होगा। बता दें, सिद्धू के सलाहकार बने माली ने कैप्टन के खिलाफ तो बयान दिए ही थे, इसके अलावा उन्होंने कश्मीर को लेकर भी विवादित पोस्ट की। माली ने कहा था कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने पार्टी आलाकमान से कहा है कि अगर मैं पंजाब की जनता और पंजाब मॉडल की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहा तो 2 दशक तक कांग्रेस को पिक्चर से बाहर नहीं होने दूंगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, यदि उन्हें निर्णय लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू ने कहा कि दर्शनी घोड़ा बनकर कोई फायदा नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर थप्पड़ वाले बयान के बाद फंसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अब शिवसेना को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिवसेना के साथ 39 साल काम किया है, इसलिए वो उनके बारे में और उनके नेताओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। राणे ने कहा कि मैं जानता हूं कि किसने किसको अपने भाई की पत्नी पर ही तेजाब फेंकने को कहा था। ये किस तरह के संस्कार हैं। राणे ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। शिवसेना सत्ता में है और ताकत का मजा ले रही है, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया। राणे ने कहा कि महाराष्ट्र कोरोना के मामले में नंबर 1 है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, दिशा सालियान की हत्या हुई और अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तालिबान अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। शायद इसीलिए अमेरिका के 68 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा है कि वे बताएं कि उनके पास इस बात की क्या योजना है कि तालिबान पाकिस्तान को अस्थिर कर उससे परमाणु हथियार न हासिल कर ले। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाकों में अमेरिकियों के भी मारे जाने के बाद वहां के सांसदों के साथ ही आम लोगों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। बाइडेन को लिखे पत्र में सांसदों ने पूछा है कि अफगानिस्तान को लेकर आगे की योजना के बारे में वो बताएं। सांसदों ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों में दुनिया तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और अफगानी सहयोगियों को निकालने में हो रही देरी को लेकर भी चिंता जाहिर की। काबुल हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार शाम को जबरदस्त बम धमाके हुए, उसके बाद गोलियां चली, जिनमें अब तक कम से कम 103 लोगों की मौत हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 90 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। लगभग 140 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों में अमेरिकी सैनिक भी हैं। इन धमाकों की जिम्मेदारी आईसिस खुरासान ने ली है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि काबुल हवाई अड्डे पर हुए धमाके में तालिबान के 28 लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अब बीबीसी से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस हमले में तालिबान को कोई नुकसान नहीं हुआ। तालिबान ने कहा ये धमाके काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हैं, जहां अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के चुनावी क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले रिटायर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली बलात्कार पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए उकसाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान खोले जा सकेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस चरणबद्ध तरीके से होगा। कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। असम के दीमा हसाओ जिले में कथित तौर पर दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी DNLA के उग्रवादियों ने ट्रकों पर हमला किया और बाद में आग लगा दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि उन्होंने 5 जले हुए शव बरामद किए हैं। वो ट्रक ड्राइवर और सहायक माने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह ने कहा कि खुफिया इनपुट के अनुसार इसके पीछे उग्रवादी संगठन DNLA है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। बता दें 2019 में गठित डीएनएलए दिमासा जनजाति के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा है। उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जून 2013 में अचानक आई बाढ़ के बाद रोक लगा दी थी। इस बाढ़ में 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। हालांकि अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इन पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के 8 साल बाद केंद्रीय पर्यावरण, बिजली और जल शक्ति मंत्रालय राज्य में गंगा और उनकी सहायक नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति पर सहमत हो गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में सहमति को लेकर जानकारी दी। अगर सर्वोच्च न्यायालय इसको स्वीकार कर लेता है तो ये राज्य में कई अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।